नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपको लाभप्रद सिद्ध हो रहा होगा। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यह अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। अभिकथन ए में दिया है, आदेश की एकता का व्यवहारिक प्रयोग सदैव संभव नहीं होता। उसका कारण बताया है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण चाहिए। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर आप जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत ए और आर दोनों कथन सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। यहाँ हम देख लेते हैं आदेश की एकता सिद्धांत। इस विषय में हमने इसे पहले भी अभ्यास किया है। आदेश की एकता सिद्धांत का मतलब है कि आदेश की एक रूपता यानी सीनियर अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को किसी एक ही अधिकारी से आदेश मिलता रहे। लेकिन आदेश की एकता सिद्धांत को प्रशासन में सर्वदेशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। उदाहरण के लिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी जिले के तकनीकी कर्मचारियों को जिलाधीश का या कलेक्टर का आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन कलेक्टर एक तकनीकी रूप से कुशल अधिकारी नहीं हो सकता है। इस कारण से कलेक्टर की ही आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए कार्य नहीं किया जा सकता। उसके लिए किसी तकनीकी अधिकारी की या तकनीकी उच्च अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि। तो आपको बताना है क्यों निरर्थक हो गया था। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए, राज्यसभा ने इसे रद्द कर दिया। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति ने इसे रोक लिया। ऑप्शन सी, दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया और ऑप्शन डी है, चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने तो पारित कर दिया था लेकिन वो निरर्थक हो गया था क्योंकि चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग हो गई थी, यानी चौथी लोकसभा भंग होने के कारण ये रद्द हो गया था। उसके बाद में आप सभी जानते हैं 2013 के प्रदर्शनों और अभियानों के परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में यह पारित हुआ और 1 जनवरी 2014 से जैसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, ये 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के नाम से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो कि 2013 के नाम से आया और एक कानून बन गया और वर्तमान में भारत में लागू है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं। तो आपको बताना है किस कमेटी की रिपोर्ट में यह उक्ति कही गई थी। ऑप्शन ए, सरकारिया कमेटी रिपोर्ट। ऑप्शन बी, LM सिंघवी कमेटी रिपोर्ट। ऑप्शन सी, GVK राव कमेटी रिपोर्ट और ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के दावों की जांच करते हुए सन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि है और यह त्रुटि यह है कि इसमें जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक सेवा उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको सन बताना है। ए है 1961, बी 1962, सी 1963 और डी 1964। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। 1962 में सरकार ने रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना की थी और इसके आधार पर जिसकी अनुशंसा आप बेहतर तरीके से जानते हैं 1964 में संथानम कमेटी ने अपनी सिफारिश की थी लेकिन 1962 में ये कमेटी स्थापित कर दी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 1962। इसके बाद में आप जानते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नव यथार्थवाद क्या है। ऑप्शन दिए हैं। ए, विश्व की अप्रिय वास्तविकताओं की उपेक्षा करना। ऑप्शन बी, यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप से पुनर्कथन का प्रयास है। ऑप्शन नंबर सी, यह दावा कि अंतर्राष्ट्रीय समाज मूलतः सुव्यवस्थित और शांतिप्रिय है। और ऑप्शन नंबर डी, यह दावा कि व्यक्तिगत मानव स्वभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मुख्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पुनर्कथन का प्रयास ही नव यथार्थवाद है। नव यथार्थवाद 1960 तथा 1970 के दशक में मार्गोन्थाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद की ही पुनर्व्याख्या के रूप में माना जाता है। अगर बात केवल यथार्थवाद की करें तो यथार्थवाद उस विचारधारा को कहा जाता है जो कि उस वस्तु और भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रेजन डी इटेट से क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है रेजन डी इटेट क्या है। ऑप्शन दिए हैं ए राष्ट्रीय हित, बी राज्य को सदैव औचित्यपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए, सी नागरिकों को राज्य आज्ञा पालन करने के लिए उचित कारण बताए जाने चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है नागरिकों को अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए यथासंभव किशमिशों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजन डी इटेट से अभिप्राय राष्ट्रीय हित से है। यह एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब है रीजन ऑफ स्टेट, यानी देश की विदेश नीति प्राथमिक राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षा होती है कि, यानी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम किए जाते हैं तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है बताना है। ऑप्शन ए, गरीब देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी, कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के राज्यों को गरीबों को ज़्यादा संसाधन पुनर्वितरित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गरीब देशों की सरकारों को सभी बदसूरत तथा जीर्ण शीर्ण इमारतों को तोड़ देना चाहिए। तथा ऑप्शन नंबर डी, अल्प निष्पत्ति वाले देश को पथ्य आहार पर रहना और तंदुरुस्त रहना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो होता है उससे अपेक्षा होती है कि गरीब देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मार्टिन बेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया है, वे हैं। तो मार्टिन बेट के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दार्शनिक परंपराओं के विषय में बात करना है। ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवाद, बुद्धिवाद, क्रांतिवाद। ऑप्शन नंबर सी है अतिवाद, यथार्थवाद, धर्म, और डी है नव यथार्थवाद, नव उदारवाद और रचनात्मकवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। मार्टिन बेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जिन 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया था वे तीनों यही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों है। तो आपको बताना है सुरक्षा परिषद में सुधार करना क्यों समस्यापूर्ण है। ऑप्शन दिया है ए, स्थायी सदस्यता के विस्तारण के कारण निर्णय लेने में कमी होना। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी वर्तमान स्थायी सदस्य अपने पद को छोड़ने के इच्छुक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी संभाव्य नए स्थायी सदस्य के लिए अविवादास्पद केस बनाना मुश्किल होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण है, इसका कारण है स्थायी सदस्यता के विस्तारण के कारण निर्णय लेने में कमी हो जाती है और हम इसका विस्तार नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी वर्तमान स्थायी सदस्य अपने पद को छोड़ने को इच्छुक नहीं होते हैं, इसलिए नए सदस्य शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी संभाव्य नए स्थायी सदस्यों के लिए अविवादास्पद केस बनाना मुश्किल होता है। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1955 में आयोजित बैंडुंग परिषद में, बैंडुंग नहीं है बांडुंग है, बांडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको ऑप्शन बताना है। ए, 22 एशियाई देश, बी 80 अफ्रीकी एशियाई देश, सी 26 अफ्रीकी देश और डी 29 अफ्रीकी एशियाई देश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार 29 अफ्रीकी एशियाई देश, यानी वर्ष 1955 में आयोजित जो बैंडुंग परिषद हुई थी उसमें 29 अफ्रीकी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, SORT यानी शॉर्ट का विस्तृत रूप बताएं। तो शॉर्ट का विस्तृत रूप बताना है। ऑप्शन ए, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रिप्लान ट्रीटी। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटेजिक ऑर्डर रीऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी और ऑप्शन नंबर डी है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन रिप्लान ट्रीटी। शॉर्ट का फुल फॉर्म दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। यह अमेरिका और रसिया के मध्य 2002 में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है, और उस संधि पे दोनों ही देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है। तो ये अभिकथन लिखे हैं
है आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर देना है। अभिकथन पहला है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा है, चीन ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तीसरा कथन है, भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और चौथा है, एनपीटी पर ईरान, नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में सभी सही हैं, बी सभी गलत है, सी 3 और 4 सही है, डी 1 और 2 सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही है। यानी भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और चौथा है, एनपीटी पर ईरान, नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। एनपीटी पर 190 देशों ने 2015 तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, क्यूबा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया ने भी इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बुराई की धुरी एक उक्ति है जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में किसका बोध करवाने के लिए किया था। यह प्रश्न पहले आ चुका है। तो इसमें ऑप्शन दिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक। ऑप्शन नंबर बी तालिबान, अलकायदा और लैटिन अमेरिका ये। ऑप्शन नंबर सी है क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ। और ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक। बुराई की धुरी एक उक्ति है जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक के लिए किया था। अमेरिका ने इन राष्ट्रों को आतंकवादी राष्ट्रों की तरह आतंक के पर्याय के रूप में यह उक्ति बोली थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेखक के नाम है ऑप्शन ए एरिक्सन, बी राजमोहन गांधी, सी रोमियो रोला और डी है नियमा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द गुड बोटमैन के लेखक जो है राजमोहन गांधी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय अभियान और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग छूट का स्वतः निषेध नहीं करता है, यह किसका कथन है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी, बी अतुल कोहली, सी योगेंद्र यादव और डी पाल ब्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतुल कोहली। राष्ट्रीय अभियान और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग छूट का स्वतः निर्देश नहीं करता, यह अतुल कोहली ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। RMA से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए रिवॉल्यूशन इन मार्शल अफेयर्स, ऑप्शन बी रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, ऑप्शन सी रेफरेंडम इन मिलिट्री अफेयर्स और ऑप्शन डी है रेजिडेंट इन मास एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। राजनीति के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो ये सैन्य मामलों में क्रांति यानी RMA युद्ध के भविष्य के बारे में सैन्य सिद्धांत में से एक परिकल्पना है जो अक्सर सैन्य सुधारों के लिए तकनीकी और संगठनात्मक सिफारिशों से जुड़ी हुई है। तो राजनीति विज्ञान में यह रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स के रूप में इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इनसे बचना होगा, यह कथन किसका है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए पार्ल लिंजे, ऑप्शन बी जॉर्ज कैनन, ऑप्शन सी बर्नार्ड ब्रोडी और ऑप्शन डी रॉबर्ट जर्विस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्नार्ड ब्रोडी। बर्नार्ड ब्रोडी ने कहा था अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत यानी मीन निर्मित करता है। ऑप्शन ए धनी वर्ग, ऑप्शन बी गरीब वर्ग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग और ऑप्शन डी कारीगर वर्ग। तो इसको भी आप भलीभांति उत्तर जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए मिश्रित संविधान का समर्थन किया था। वस्तुतः उनका आदर्श संविधान सर्वजन तंत्र या मध्य वर्ग तंत्र, जनतंत्र और धनिक तंत्र का सम्मिश्रण है। तो यहाँ पे इसका जो औसत मीन निर्मित करने वाला वर्ग हो जाएगा मध्य वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया। तो आपको ऑप्शंस बताना है। ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी चर्च, ऑप्शन सी अभिजात तंत्र और ऑप्शन डी भ्रष्ट लोग। तो जो इटली में नैतिक पतन हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार कौन है बताना है। दोस्तों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चर्च। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने चर्च को दोष दिया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हीगल के लिए कौन सी चीज सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए परिवारवाद
परिवारवाद है, बुजुर्ग समाज प्रतिवाद और राज संवाद है। ऑप्शन बी है जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। ऑप्शन सी है अंतर्विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते और उपर्युक्त सभी। तो हीगल ने कौन से कथन को कहा था वो आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार ये सारे कथन जो है हीगल के अनुसार है। हीगल के अनुसार राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है, जिसमें परिवारवाद है, बुजुर्ग समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। हीगल पहली संस्था के रूप में परिवार को मानता है, जिसमें पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति आदि गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मुक्ति मूलक है वही वास्तविक है, जो वास्तविक है वही मुक्ति मूलक है। यह भी हीगल का ही मानना था। और अंतर्विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते, यह भी बिल्कुल हीगल का ही कथन है। तो सारे कथन बिल्कुल हीगल से संबंधित है और सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की थी? तो आपको विद्वान का नाम दिया है, ए लेस्ली स्टेफन, बी कार्ल मार्क्स, सी कार्लाइल और ऑप्शन नंबर डी है जे एस मिल। आपको बताना है किसने पिग फिलॉसफी के नाम से हीगल के समझ आएंगे बेंथम के दर्शन की आलोचना की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्लाइल। कार्लाइल ने बेंथम की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। जॉन रॉल्स की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जॉन रॉल्स की कृतियों के विषय में आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सी कृति उनकी है। ऑप्शन ए द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन सी द लॉ ऑफ पीपुल्स और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी सारी की सारी कृतियां उन्हीं की हैं। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 और द लॉ ऑफ पीपल 2001 में आई थी। तो रॉल्स ने ये सारी किताबें लिखी थी। अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है? तो आपको बताना है माओ का कौन सा कथन नहीं है। कथन दिए हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है, बी कठोर परिश्रम के 3 वर्ष खुशियों के 10,000 वर्ष हैं, ऑप्शन नंबर सी अणु बम वास्तविक शेर है और ऑप्शन नंबर डी क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें माओ ने क्या नहीं कहा है और बाकी के अन्य कथन कौन से माओ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अणुबम वास्तविक शेर है। यह कथन माओ से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त सारे कथन जो है वो माओ से संबंधित है। माओ ने कहा था राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, क्रांति एक रात्रि भोज का आयोजन नहीं है, इसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। माओ का मानना है कि विरोधात्मक अंतर्विरोध को दूर करने का एकमात्र साधन हिंसा है, इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति जो है बंदूक से उपजती है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको कथन दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। आपको कथन दिया है, ए है बिहेवियरलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत है, ऑप्शन सी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का पूर्णतया खंडन करता है और ऑप्शन नंबर डी है बिहेवियरलिज्म तथा बिहेवियरलिज्म में कोई अंतर नहीं है। तो बिहेवियरिज्म और बिहेवियरलिज्म में कोई अंतर नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सही आंसर आपको देखना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत है, ये कथन सही है। बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवादी उपागम की विषय में बात कर रहे हैं। व्यवहारवादियों की 2 प्रमुख मांगे होती हैं, प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता। डेविड स्टर ने किसी समय व्यवहारवाद के 8 सिद्धांतों को गिनाया था, किंतु उत्तर व्यवहारवाद में 7 सिद्धांत है। तो इस हिसाब से जो कथन है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे जो अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन आपको दिया है। अभिकथन ए में कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पनालोकी समाजवादी कहा है। ऑप्शन नंबर इसका कारण आर दिया है, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की। कोड के अनुसार आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है और ऑप्शन डी है ए असत्य परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए सत्य परंतु आर असत्य। देख लेते हैं। अभिकथन ए है कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पनालोकी समाजवादी कहा था, यह बिल्कुल सत्य है और इसका कारण उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की। ये एकदम से पूर्ण रूप से कथन सत्य नहीं है। वस्तुतः ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर
वितरण पर बल देते हैं, इसलिए उन्होंने यह नहीं बताया कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो पूंजीवादी की पूर्ण रूप से उन्होंने आलोचना की है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इसलिए यह कथन जो है असत्य होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किससे विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ? आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी क्रमिक विकास और क्रमवाद, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्षवाद और ऑप्शन नंबर डी है अराजकतावाद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद। लियो ट्राडस्की ने असम विकास के नियम को प्रतिपादित करते हुए तर्क दिया था कि रूस जैसा पिछड़ा समाज हुआ और अल्पविकसित तो है, परंतु उसमें पश्चिम प्रभाव घर कर गए हैं, अतः वहाँ के छिटमुट हिस्सों के आर्थिक उत्पादन के अत्यंत उन्नत रूप विकसित हो गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मैकियावेली और ऑप्शन डी है मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्क्स, यानी अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन मार्क्स के द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच में अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, इसका पक्षधर कौन है? इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए लिपसेट, ऑप्शन बी लाइफार्ड, ऑप्शन सी डहल है और ऑप्शन डी हटिंगटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हटिंगटन। साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अति महत्वपूर्ण है, इसका पक्षधर है हटिंगटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, इजराइल, हमास के बाद अब विश्व किन दो तेल उत्पादक देशों के बीच युद्ध का खतरा महसूस कर रहा है? तो ये अभी वर्तमान की स्थिति के विषय में बात की जा रही है। आपको बताना है किन दो देशों के बीच में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में है सऊदी अरब जो कि ओपेक का संबंधित है और इराक, ऑप्शन बी है ईरान और कुवैत, ऑप्शन सी है वेनेजुएला जो ओपेक से संबंधित है और गोयाना, ये ओपेक से संबंधित देश नहीं है लेकिन तेल उत्पादन करता है, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि किन के बीच में यह चल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सही उत्तर नहीं दिया है लेकिन इसका सही उत्तर है वेनेजुएला जो कि ओपेक से संबंधित है और गोयाना, इनके बीच में जो युद्ध का खतरा है मंडरा रहा है। इसका कारण है एसेक्विबो एक जगह है जहां पर तेल का अपार भंडार मौजूद है। एसेक्विबो क्षेत्र पर लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चला आ रहा है और 2023 के अंत तक यह संकट में बदल गया है। इस क्षेत्र पर लंबे समय से गोयाना का नियंत्रण है, लेकिन वेनेजुएला इस पर दावा करता आ रहा है और यह विवाद कई साल पुराना है। वर्तमान सीमा जो है इसमें जो इन दोनों देशों के बीच में वर्तमान सीमा 1899 में पेरिस की आर्बिटर अवार्ड द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन वेनेजुएला ने पूर्ण रूप से अपने सैन्य टुकड़ियों को वहां भेज दिया है और युद्ध की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई है। तो आप ये करंट से संबंधित घटना है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है E20 फ्यूल के बारे में विचार करें। तो आपको E20 फ्यूल के बारे में विचार करना है, बताना है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल से मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है प्रोडक्शन, यानी एथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने, शर्करा वाली अन्य फसलों के वेस्ट से किया जा सकता है। इसके कारण खेती और पर्यावरण को भी काफ़ी फायदा होता है। ऑप्शन नंबर 3 है। तीसरा कथन है साल 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे सरकार द्वारा साल 2025 तक 20% कर दिया जाएगा। और चौथा है अप्रैल 2023 तक इससे देश के कुछ पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है तथा ग्रीन ग्रोथ मिशन के अंतर्गत सरकार ने बजट में भी एथेनॉल के आयात शुल्क को कर मुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। तो सही कूट का चयन करते हुए उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है केवल 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन बी में है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4 सही है और ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। तो आप बिल्कुल पॉज करके इसे देखें और सारे कथनों को दोबारा पढ़ लें। ये भी करंट से संबंधित मुद्दा है, तो E20 फ्यूल के बारे में है, इसमें विचार करना है।
तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ में बने रहिए और लगातार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।